जय हिंद दोस्तों, मैं राजन स्वागत करता हूं आपका सारथी स्टडी माइंड में। दोस्तों, एमपी हाई कोर्ट ने ग्रांट दे दिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन पर, यानी ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हो रखे हैं उन्हें 5 साल के लिए अतिरिक्त छूट मिल रही है एज के अंदर। क्या ये यूपीएससी के लिए भी लागू होने जा रही है? और यूपीएससी ने भी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, यूपीएससी इंडिया का सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम है। हम थोड़ी बात उसकी भी करने वाले हैं। और यूपीएससी ने अटकलें ये लगाई जाने लगी थी कि यूपीएससी ने अपना फॉर्म इतना टफेस्ट कर दिया था कि भरने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही थी। उसके बाद यूपीएससी को इसकी जो डेट थी वो आगे बढ़ानी पड़ी, और इसके जो पेपर जो एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे उसको में भी सुधार कर गया। आगे समझते हैं हम लोग थोड़ा मुद्दा कि क्या मुद्दा हो रखा है। एमपी हाई कोर्ट ने डायरेक्ट यूपीएससी टू गिव ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, यानी एमपी हाई कोर्ट ने डायरेक्ट बोल दिया यूपीएससी को कि भैया आप ना जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हो रखे हैं उन्हें 5 साल के लिए अतिरिक्त छूट दो एज के अंदर। तो अब यही हम समझते हैं कि ये यूपीएससी जो संस्था है वो इस पर क्या रुख लेने वाली है। जैसा कि आप लोगों ये जो फैसला आया है एमपी हाई कोर्ट का, वो 14 फरवरी को इशू करा था इंटरिम ऑर्डर के थ्रू। अब समझने वाली ये बात हो जाएगी कि यूपीएससी इस पे क्या रुख अपनाती है। और जो एमपी के चीफ जस्टिस हो रखे थे उनका क्या नाम हो रखा था? सुरेश कुमार केत और जस्टिस सुरेश जैन, इन दोनों की बेंच ने ये फैसला सुनाया था। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें तो ये देखो, सभी ने हेडलाइन यही जोड़ रखी है कि एमपी हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। और ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा जो बच्चे, उनको लगता था कि काश 1-2 साल और मिल जाते और मेरा पेपर क्लियर हो जाता, मैं आईएएस आईपीएस आरएस बन जाता। थोड़ा हम लोग ये भी समझेंगे कि आईएएस आईपीएस होते क्या हैं। और कलेक्टर डीएम, जैसे कि डीएम वर्ड जो हो रखा है आमतौर पे गांव के इलाके में बहुत ज़्यादा मशहूर होता है। और आम बोलचाल के चलन में ये भी आता है कि जैसे कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ता है तो उससे बोल देते हैं कि तुम बहुत डीएम बनोगे जाके। ये जो टोन होती है ना, ये बहुत गंदी लगती है। यूपीएससी सीएससी एडब्ल्यूएस पर फैसले के इंतजार के बीच में यूपीएससी का निर्णय फिर बढ़ाई आवेदन की लास्ट डेट। क्योंकि लास्ट डेट इसलिए बढ़ानी पड़ी क्योंकि यूपीएससी ने जो अपना फॉर्म था ऑनलाइन फिल करने वाला, वो इतनी मुश्किल टफ कर दिया था ना कि अटकलें ये लगाई जाने लगी थी अब तो यूपीएससी का फॉर्म बनने में भी पसीने छूटेंगे और पेपर तो बाद की बात है। और इसमें जो मिनिस्ट्री हो रखी है उन्होंने भी यूपीएससी संस्था को फटकार लगाई थी कि भैया आप लोग यहीं पे जो फॉर्म भरवा रहे हो वो क्या एग्जाम ही ले रहे हो उनका। इसी वजह से ये 21 फरवरी तक लास्ट डेट हो गई थी, और इस समय कितनी तक हो रखी है? 22 से 28 फरवरी तक की, जो कि पहले 21 तक थी। करेक्शन डेट भी आगे बढ़ चुकी है। इसके अलावा अब अंतिम तिथि के बाद 7 दिन तक फॉर्म में करेक्शन का मौका मिलेगा, यानी 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की जा सकती है। पहले ये अवधि 19 फरवरी से 25 फरवरी तक थी। इस बार यूपीएससी सीएससी के जरिए आईएएस आईपीएस समय 979 यानी 979 पदों पर भर्ती निकली गई है। भारतीय वन सेवा में कितने पद निकले हैं? तो 150 पद भारतीय वन सेवा में निकले हैं। ये दोस्तों जो दे रखे हैं ना 979, टोटल पद हो रखे हैं। इसके अंदर आईएएस आईपीएस आरएस, मतलब दुनिया भर की बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं ना, वो सब होती हैं। अभ्यर्थी जो सोशल मीडिया पर कर रहे हैं ये डिमांड, कौन सी डिमांड कर रहे हैं? तो अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद यूपीएससी को कोई अधिसूचना जारी नहीं की है और अभी भी 32+ ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों का आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट के आदेश का यूपीएससी पे कोई असर नहीं हुआ है। ईडब्ल्यूएस के साथ अन्याय है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु सीमा में छूट के आदेश यूपीएससी को दिए हैं। केंद्र सरकार से निवेदन है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार कर आयु सीमा छूट के स्थायी आदेश जारी करे। कुछ ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या ये छूट एमपी के अलावा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मिलेगी? क्योंकि देखो, एमपी हाई कोर्ट है तो जो हाई कोर्ट है उसके फैसले जो कहाँ कहाँ लागू होंगे ये भी बात सामने आ रही है। कि जैसे एमपी हाई कोर्ट ने जो कोई फैसला दे दिया वो एक तरीके से एमपी के लिए तो कानून बन गया है, लेकिन क्या यूपी के लिए भी ये इनका जो फैसला आया है वो कानून बन जाएगा? तो ये अटकलें भी लगाई जा रही है। और दूसरा ये बात बोलने जा रही है, जब एमपी हाई कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया है कि जो ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए 5 ईयर्स की और उन्हें छूट दो,
तो फिर भी जो हम लोग यूपीएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं वहां पे कितनी एज दे रखी है AWS बच्चे के लिए, 32+ एज दे रखी है ओनली। इसी वजह से इनके फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं और इसी वजह से बच्चा निराश हो रहा है। वर्तमान में क्या प्रयासों की है सीमा, अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं, क्या अटेम्प्ट अनलिमिटेड दे सकते हैं या कुछ लिमिट होती है? तो बच्चों इसके लिए अटेम्प्ट लिमिट होते हैं। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 32 वर्ष की आयु के सीमा के साथ कुल 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष की आयु तक 9 प्रयास मिलते हैं। अब SC और ST की बात की जाए तो इन्हें 37 वर्ष तक की आयु तक के लिए असीमित, यानी जब तक बच्चा 37 साल तक नहीं हो जाता है तब तक उसे अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं। और वहीं जो OBC वाले बच्चे को 9 प्रयास मिलते हैं, यानी 35 वर्ष की आयु तक के। और जो जनरल का बच्चा और है उसे 32 वर्ष तक की आयु लास्ट होती है और उसे कुल अटेम्प्ट मिलते हैं 6। और इसकी जो अप्लाई करने की उम्र होती है तो 21 वर्ष। ठीक है, अब थोड़ा आगे समझते हैं हम लोग IAS UPSC सिविल सेवा के चरण। अब थोड़ा अगर परीक्षा का पैटर्न समझे ना तो मेनली इसके अंदर 3 चरण बोले जाते हैं। एक होता है प्रीलिम्स, ठीक है, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है फाइनली इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक होता है CSET और एक होता है GS का पेपर। अगर इन दोनों में GS जो CSET का पेपर होता है ना उसके अंदर आप लोगों को केवल 33% मार्क्स लेके आने होते हैं, केवल 33% मार्क्स लेके आने होते हैं। लेकिन ये जो 33% नंबर होते हैं ना दोस्तों CSET के, वो बहुत ज़्यादा टफेस्ट हो जाते हैं। कोई बच्चा SSC की तैयारी कर रहा हो और सोचे कि मैं CSET के पेपर में 80 के 80 क्वेश्चन करके आ जाऊंगा, तो उसकी गलत फहमी है और वो अगर नहीं मानता है तो एक बारी अटेम्प्ट दे के देख सकता है। फिर अगर आप लोग इसमें CSET में 33% नंबर नहीं ला पाते हो तो आप प्री में भले अगर मतलब GS में भले पास हो गए हो लेकिन फिर भी फेल माने जाओगे, आपकी गिनती नहीं होगी प्रीलिम्स पास में। दोनों में मतलब कुल मिला के पास होना चाहिए बच्चा। उसके बाद मेंस के पेपर होते हैं, एक होता है एसए का पेपर होता है, एक लैंग्वेज का पेपर होता है हिंदी का, ठीक है, 4 GS के पेपर होते हैं और 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। मतलब एक ही पेपर, एक ऑप्शनल पेपर होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये पेपर होते हैं। उसके बाद 175 नंबर का होता है आपका इंटरव्यू। तो इस तरीके से ये कुछ परीक्षा हो जाती है 2000 के आसपास की, 2000 अंकों की ज़्यादा की परीक्षा हो जाती है। इसका एवरेज ये बताया जाता है कि जो बच्चा टॉप करता है ना वो भी ना 50% नंबर जिसके आ जाते हैं वो बच्चा टॉप में आ जाता है। यानी टॉप का मतलब समझ रहे हो ना, टॉप 10 के अंदर उसकी गिनती हो जाती है। और जिस बच्चे और इसी जो ये जो पोस्ट ऑर्डर रखी है ना इसी के माध्यम यानी यूपीएससी ही के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट एसडीएम बनते हैं जाके। हम लोग एसडीएम स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है उसके थ्रू भी बनते हैं। लेकिन इससे क्या फायदा होता है, इससे एक तो जो स्टेट पीसीएस से बच्चा निकल के आया है और दूसरा जो यूपीएससी से बच्चा निकल के आया है, इस वाले अधिकारी को ना जो यूपीएससी से बच्चा निकला है ये जल्दी से जल्द यानी 7 मतलब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊं तो 7 सालों के अंदर डीएम या एसपी बन जाता है। वहीं ये जो पीसीएस वाला बच्चा है तो इसे कम से कम 10-15 साल लग जाते हैं डीएम बनने के लिए। तो आप लोग डिफरेंस देख सकते हो। और ये जो पीसीएस वाला बच्चा है ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इस पोजीशन में कभी नहीं पहुंच सकता है, मतलब पहुंच ही नहीं सकता है, ये नहीं ख्वाब में भी नहीं पहुंच सकता है। लेकिन ये जो यूपीएससी से निकला हुआ बच्चा ये बड़े बड़े मंत्रालयों के सेक्रेटरी बनते हैं जाके, बड़े बड़े मंत्रालयों के सेक्रेटरी बनते हैं जाके। और मतलब डीएम तो उनके आगे कुछ नहीं होता है, समझ लो बच्चा होता है। जैसे मान लो एक इंस्पेक्टर होता है ना तो इंस्पेक्टर के आगे हवलदार सारे टटपुंजिये से लगते हैं। उसी तरीके से जो सेक्रेटरी होते हैं जैसे होम मिनिस्टर का सेक्रेटरी हो गया, पीएम के सेक्रेटरी हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, जो सबसे पावरफुल पद माना जाता है ना पूरी सर्विसेज में, तो सबसे पावरफुल होता है चीफ सेक्रेटरी। वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं पीएमओ के, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये थोड़ी थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को बेसिक बातें बता दूं। इसके अंदर देख लो कौन कौन से आईएएस का एग्जाम होता है, आईपीएस की पोजीशन मिल जाती है और भारतीय फॉरेन सर्विसेज मिल जाती है, रेलवे ग्रुप ए की पोजीशन मिल जाएगी, इंडियन पोस्टल सर्विस मिल जाती है, भारतीय डाक सेवा मिल जाती है, इंडियन ट्रेड सर्विसेज मिल जाती हैं, आईआरएस सर्विस मिल जाती है। ये दुनिया भर के जो बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं ना वो सब इसी में से निकल के जाते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अंदर मैंने जो मोटी मोटी बातें थी वो भी बता दी और थोड़ा एग्जाम के बारे में भी डिस्कशन कर दिया कि किस तरीके का ये एग्जाम होता है। अगर आप लोगों को इसकी फुल वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।